तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो कि लेक्चर 1 था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर हमने करंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और हमने क्या करा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में भी रिलेशन निकाला था। तीसरी हमने बात करी थी किसके बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में बात करी थी, है ना। और किसकी बात करी थी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का कुछ बेसिक है, ठीक है। आज जो हमको पढ़ना है वो है ओम्स लॉ, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी में से सवाल मैक्सिमम बनते हैं, न्यूमेरिकल्स हो या डेरिवेशंस, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। क्या होता है, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, या आप बोल सकते हो जैसे आप बच्चे याद रखते हैं वो होता है V इक्वल्स टू I R, ठीक है। तो ये लॉ है, कौन सा वाला, ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन सब लोग सीखना होगा, इसका डेरिवेशन है ये हुआ कैसे, V इक्वल्स टू आई इक्वेशन कहाँ से आई, ठीक है। और स्टेटमेंट इसका जानना होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के पास चलते हैं। स्टेटमेंट क्या है, अंडर कांस्टेंट फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर, जब कंडक्टर एक कांस्टेंट फिजिकल या केमिकल कंडीशन के बीच में है, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट उससे फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। यही तो कर रहे थे अपन ने क्या करा था पिछली बार, ऐसे ही तो कर रहे थे। आप ये कंडक्टर लिया था आपने, है ना, इसके बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे। आपने करा क्या था, यहाँ से ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया था इसमें, यही चीज़ तो करी थी, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हुई और फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर ऐसे लगी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा दिया, है ना। अब मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कितनी लगी होगी, ई लगी होगी, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं अपन डी है। तो आप वी कैसे लिखोगे, वी लिखोगे आप कैसे लिखोगे, ई इंटू डी, ऐसे ही लिखते थे, है ना, या ई इक्वल्स टू वी बाई डी जो लिखते थे आप, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया, इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वो बात कर रहे हैं। जब आपने एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो जो करंट उससे बहेगा वो किसकी बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो लॉ कहता है वो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप I और V के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये कहा था ओम्स ने, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करना है भाई, प्रोपोर्शनलिटी से मतलब तो है नहीं अपने को तो चाहिए R, है ना। अब क्या करना है, अपने को पता है जो आई की वैल्यू होती है वो आपने देखा होगा NEAVD, ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने प्रूफ कराई थी, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो उसको देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप, अच्छा VD क्या होता था, यहाँ से जो VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो कितनी होती थी, वो होती थी E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ अपॉन M, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, NEAVD कितनी है, E टाउ अपॉन M, यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी N, E और E स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा टाउ, नीचे हो जाएगा M, और ये बच जाएगा यहाँ पर E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ही बचेगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D इक्वल्स टू E, ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन V अपॉन D। इसको जैसे अपन रेजिस्टेंस में जब बात करते हैं, जब D को अपन L लिखते हैं, क्योंकि अपन जैसे वायर बनाएंगे तो उसकी लेंथ को डिनोट करते हैं ना, लेंथ L ऐसे करके, तो D की जगह आप L से लिखो तो V अपॉन L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, अच्छा। अब देखना, अब क्या हुआ, E की जगह अपने को क्या रखना है, V अपॉन L लिखना है, NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L, ये हो गया। तो आपके पास जो इक्वेशन आई फाइनल वो क्या आई, I इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L। इसको V को इधर ले जाओ, इसको V को उधर ले जाओ, आपके पास V क्या आएगा, V आ जाएगा आपके पास M इंटू L अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू I। मैंने क्या करा है, बस शिफ्ट कर दिया मैंने, ये सारी क्वांटिटी जो है, ये जो सारी क्वांटिटी है इसको मैं इधर ले गया, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। देखो यहाँ से V जो है वो I के प्रोपोर्शनल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये इक्वेशन आ गई। तो आपकी जो R होगा वो क्या होगा,
ये होगा। तो आपका जो आर आया यहाँ से, जो आर आया जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो क्या है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो आपका रेजिस्टेंस जो आया वो ये आया। तो आप सिंपली लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, जिसमें आर की जो वैल्यू है वो क्या है, ये है। ठीक, अच्छा यहाँ तक तो बात हो गई। इसको रेजिस्टेंस को नापते किस में आप, ओम्स में, क्योंकि ओम्स ने डिस्कवर करा था इसको, तो ओम्स में नापते हैं, ऐसा सिंगल होता है इसका। ठीक है, अब आर की वैल्यू को ध्यान से देखना। आपने आर क्या लिखा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये लिखा। ठीक है, अगर मैं ये देखूं ध्यान से, तो अगर मैं m को कांस्टेंट मान लेता हूँ, n को, e को और टाउ को, तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इसको मैं मान लेता हूँ सबको कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू में लिखता हूँ रो, क्या लिखता हूँ, रो इनटू क्या क्या बचा, l और a बचा, l अपॉन a। एक इक्वेशन आपके पास ये भी आ गई। ये जो इक्वेशन आई इसके अंदर जो रो होता है वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या आप बोलो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये होता है रो। ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ये डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल पे, आपने कौन सा मटेरियल लिया है, और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, आपने कौन सा जो मटेरियल लिया वो कौन से टेम्परेचर पे। तो मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, रो। पर जो आर है, आर किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे। क्या बात समझ में आ रही है, ये लेंथ ये एरिया है। ठीक, तो यहाँ तक अपने को बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अपने प्रूव करा था ना कि जो जे होता है, करंट डेंसिटी होती है, वो किसकी इक्वल होती है, ये सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल होती है। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है विद हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये कहा था ओम्स लॉ ने। इस इक्वेशन से आपको ये वाली इक्वेशन लेके आनी है। ठीक है, तो लिख दो, V होता क्या लिखते हैं, V को लिखते हैं अपन E इंटू डी, तो E इंटू एल, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में E इंटू एल लिखते हैं। I क्या होता है आपका, I को तो I लिख दिया आपने सीधा। R होता है रो इंटू एल अपॉन ए, यही होता है। ये L से ये L कट गया, आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, E अपॉन रो इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ये इक्वेशन आई आपके पास। देखो अब ये इक्वेशन आने के बाद ये जो वैल्यू है आई अपॉन ए, ये क्या होता है, ये करंट डेंसिटी होता है, करंट अपॉन एरिया। तो जे इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास ई वेक्टर अपॉन रो, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एप्सिलॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से कि एक तो आपका जो 1 अपॉन रो होता है वो कितना होता है, सिग्मा के इक्वल होता है। ये अपन बाद में प्रूव भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, है ना, कि 1 अपॉन जो रो होता है, जो रेजिस्टिविटी है, वो इसकी इक्वल होती है, किसके, सिग्मा की इक्वल होती है। ठीक, तो यहाँ से अपने ये भी प्रूव कर लिया। ठीक, अब बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। क्या, जैसे अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता रहे तो क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आपका जो टाइम होगा टाउ वो कम होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो टाउ है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, टेम्परेचर के। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है। जो टाउ है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस रिलेशन से। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपने वीडी लिखते थे, क्या लिखते थे, वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लिखते थे ई इंटू कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ अपॉन एम, ऐसे लिखते थे। अगर आपका टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब है आपका टाउ भी कांस्टेंट है। ठीक है, अभी निकाला था हमने, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो टाउ कांस्टेंट, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ डिक्रीज होगा। तो अभी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टाउ भी कांस्टेंट है। तो टाउ कांस्टेंट हो गया, टाउ कांस्टेंट हो गया, मास तो कांस्टेंट ही होता है, ई भी कांस्टेंट है, तो मतलब आप बोल सकते हो वीडी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है,
इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक, इसको हटा दो प्रोपोर्शनलिटी को, क्या आ जाएगा, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल हो जाती है, म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इक्वल हो जाती है, म्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है जो म्यू होता है ये क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ से अपन अगर म्यू की वैल्यू आप निकालना चाहो तो अपन म्यू को किससे रिप्लेस कराएं, भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, यही क्या है, ये म्यू है, यही तो म्यू है। ठीक है ना, ई इंटू टाउ अपॉन एम, बस ई बाहर है, ई इंटू टाउ अपॉन एम। तो आपकी जो म्यू की वैल्यू कितनी है, ई इंटू टाउ अपॉन एम। इसका मतलब है कि जो म्यू है, जो म्यू है वो टाउ पे डिपेंड करता है। क्या मतलब है, जो म्यू है वो टाउ पे डिपेंड करता है, और टाउ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब है जो म्यू है आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यहाँ से ये भी प्रूफ होता है। ठीक है, अच्छा अगर मुझे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन देनी हो तो कैसे दूंगा मैं, अपने आप ये रिलेशन निकाला था, वी डी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई, ये निकाला था। अगर मैं म्यू की निकालूँ यहाँ से तो वी डी अपॉन ई, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लूँ 1 न्यूटन पर कूलम, तो मेरे पास म्यू की वैल्यू क्या आएगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वी डी के बराबर ही आ जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि म्यू इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by electron when unit electric field is applied। ठीक है, जब आप एक न्यूटन पर कूलम की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो किसकी इक्वल होगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी। तो ये डेफिनेशन से सिंपल सा क्लियर है अपने को। ठीक है, अच्छा और ऐसी अगर अपन देखना चाहें तो अपने पास जो इक्वेशन थी एक, J इज इक्वल्स टू, जो करंट डेंसिटी होता है वो होता है सिग्मा इंटू ई के बराबर, मतलब कंडक्टिविटी इंटू ई के बराबर होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, J करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर वापस क्या मान लेता हूँ, 1 न्यूटन पर कूलम मान लेता हूँ। तो आप लिख सकते हो जो सिग्मा है मतलब कंडक्टिविटी जो है आपकी, कंडक्टिविटी is defined as current density at a point when electric field is 1 न्यूटन पर कूलम। 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर जितनी करंट डेंसिटी आती है वही क्या है, आपकी कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, आप उसको सिंपल से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से अपन जब सिग्मा ये लिखते थे, जब आप सिग्मा इक्वल्स टू जे आई, या आप ऐसे लिखते थे ना सिंपली, कैसे लिखते थे, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ऐसे लिखते थे अपन। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू जे अपॉन ई। जे की वैल्यू क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, करंट की वैल्यू कितनी होती है, एन ई ए वी डी अपॉन ए इंटू ई, या ए से ए कट गया, क्या आ गया आपके पास आंसर, एन इंटू ई इंटू वी डी अपॉन ई, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, आपके पास वी डी है यहाँ पर, है ना। अब वी डी को आप क्या लिख सकते हो, एन इंटू ई अपॉन ई, वी डी की डेफिनेशन क्या होती है, ई इंटू ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, वी डी क्या होती है, ई इंटू ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एन ई स्क्वायर, यहाँ से ई से ई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, क्या बच जाएगा, टाउ अपॉन एम। ठीक है, तो आपकी जो सिग्मा की वैल्यू आई, सिग्मा की वैल्यू निकाल रहे थे ना अपन, सिग्मा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर ई स्क्वायर तो कांस्टेंट ही होता है, एम भी आपका कांस्टेंट होता है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो आपका सिग्मा है, जो आपका सिग्मा है वो डिपेंड्स ऑन एन एंड टाउ। ठीक है, डिपेंड्स ऑन एन एंड टाउ। अब जो आपका एन था ना, एन क्या था आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम,
ठीक है। जो एन था आपका, स्मॉल एन की बात क्या कर रहे थे अपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको पता चल रहा है कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग एन होगा। मतलब हो सकता है एल्यूमिनियम के अंदर एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो और आयरन के अंदर कुछ और इलेक्ट्रॉन्स हो। तो मतलब जो एन है वो किसको डिनोट करता है, मटेरियल को, मटेरियल को डिनोट करता है ना। कि अगर एन आपका मटेरियल चेंज हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी चेंज हो जाएंगे। तो इसका अपन ये कह सकते हैं कि जो सिग्मा है आपका, जो कंडक्टिविटी, वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्योंकि मटेरियल चेंज होगा तो एन चेंज होगा। और अगर ये सिग्मा एन पे डिपेंड करता है तो अपन बोल सकते हैं इनडायरेक्टली वो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। और टाओ जो है ये टाओ पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली अपन बोल सकते हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से अपन सीधा बोल सकते हैं कि जो सिग्मा है कंडक्टिविटी, वो डिपेंड्स ऑन आपका मटेरियल प्लस टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, कि वो सिग्मा जो है आपकी कंडक्टिविटी, वो मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात क्लियर है। अच्छा, आर की बात भी करी थी अपन ने। आर की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी m/n e² टाउ इनटू l/a। ये कुछ आई थी जिसको अपन ऐसे लिखते थे, फिर इसको क्या लिख देते थे अपन, रो लिख देते थे, है ना। तो रो इंटू l/a, ये इक्वेशन आती थी। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो, आपने क्या लिखा, R इक्वल्स टू रो इंटू l/a। तो यहाँ से जो रो है मतलब आपका जो रेजिस्टिविटी ऑफ जो मटेरियल है ना, वो कितना होगा, वो होगा A, मतलब R यहाँ पे A को इधर ले जाओ, R इंटू A/L, ये होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर, आपका रो क्या आया, R इंटू A/L आया। अगर इसके अंदर मैं A को 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ और L को मैं 1 मीटर ले लूँ, तो आपका जो रो है वो कितना आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस होता है आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हो आप, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो क्या बोला गया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर जिसकी यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया उसके पास है, वहां से करंट पास कर रहा है, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन डेफिनेशन निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने ई और मोबिलिटी के लिए निकाली थी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब आपका जो रो है, वो क्या आया था, रो आया था आपका, क्या होता है रो, m/n² टाउ। क्या आया था, m/n² टाउ, ये आया था। इसका मतलब है यहाँ से कि m तो कांस्टेंट है, e² भी कांस्टेंट है, तो n और टाउ यहाँ पर है। तो मतलब आपका जो रो है वो डिपेंड्स ऑन n और टाउ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि n पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। और टाउ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो रो है वो डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको मैंने शुरू में लिखवाया था, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो आप कोई भी रजिस्टर है आपके पास, काटो, कुछ भी तोड़ो मोड़ो, कुछ भी करो, जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करते और जब तक आप उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करते, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टेंस तो चेंज हो गई, लेंथ को या एरिया को आप अल्टर कर दोगे तो, पर लेंथ और एरिया को अल्टर करने से आपका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, पर मटेरियल और टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक रिलेशन में आपको बताया था कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा नहीं, आपका जो रो होता है वो 1/सिग्मा के बराबर होता है। ठीक है, ये कैसे प्रूफ करा, देखो अभी अपने पास रो की वैल्यू क्या आई थी, रो की वैल्यू आई थी अपने पास m/n² टाउ आई थी। ठीक है, n² टाउ आई थी। ठीक, और अगर आपको याद हो कि अपनी जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो कैसे होती थी, सिग्मा की वैल्यू यहाँ निकाली थी ना अपन ने, कहीं किधर निकाली थी, यहाँ पर
सिग्मा क्या निकाली थी अपन ने, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, क्या निकाली थी, एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो देख रहे हो ये इसका उल्टा लिखा हुआ है बस। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो रो है आपका 1/सिग्मा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी अपनी प्रूफ हो गई। क्या बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपका जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। एक क्वेश्चन जो आ सकता है आपके पास वो ऐसा होगा कि आपको एक ऐसा वायर गिवन है, ठीक है, अभी इसका एरिया A1 है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी आपको गिवन है वो रो है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है। आपको बोला गया है कि इस वायर को स्ट्रेच कर दिया हमने, क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया 2L, मतलब आपने इसको खींच के कैसा कर दिया, इतना लंबा कर दिया इसको, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका एरिया चेंज हो जाएगा, A2 मान लेते हैं, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ आपको बोला गया 2L तक इसकी लेंथ कर दी। तो क्या अपन इसका मटेरियल चेंज करा, नहीं। क्या इसका अपना टेम्परेचर चेंज करा, नहीं। तो आपका जो इसका इस ये जो चीज़ है ये स्ट्रेच्ड वाली, इसका भी जो रो होगा वो भी वही होगा जो पहले वाले का था, क्योंकि ना मटेरियल चेंज हुआ है ना टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है रो वो तो सेम ही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिमाग लगाने वाली बात है वो ये है कि जब आपने इसको खींचा है ना, तब आपकी लेंथ जो चेंज हो गई, एरिया भी चेंज हो गया, पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। जितना ये मटेरियल अभी कवर कर रहा है उतना बाद में करेगा। तो इसका वॉल्यूम इस इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम कर देते हैं। क्या करेंगे, वॉल्यूम इनिशियली इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका, ये एरिया है A1 इंटू एल, कितना हो जाएगा A1 इंटू एल, ठीक। और V फाइनल कितना है 2L इंटू A2, कितना है 2L इंटू A2, आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से L से L कट गया, आपके पास जो रिलेशन आया वो ये आया A1 इक्वल्स टू 2A2, या आप बोल सकते हो जो आपका A2 है वो A1 का आधा हो चुका है, वो A1 का आधा हो चुका है, ठीक है। तो A2 इक्वल्स टू A1/2 आ गया अपने पास, ठीक। अब अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, तो कैसे लिखूंगा, इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखूंगा, R1, क्या लिखूंगा R1, रो इंटू एल, एल क्या इसका एल ही है, अपॉन A1, ठीक है। और R2 क्या लिखूंगा, रो इंटू 2L अपॉन A2, ये लिखूंगा, है ना। अपने को R1 और R2 में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो। R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू आई रो इंटू 2L अपॉन A2 की वैल्यू क्या थी, A2 की वैल्यू थी A1/2, A1/2। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये 2 पर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू रो इंटू L अपॉन A1। क्या दिख रहा है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये R1 है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो आपकी R2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, 4R1 आई, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो R2 होगा वो कितना होगा, 4/R1 होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज हुए, एक तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उससे अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और आपका जो रो है वो दोनों केसेस में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ना मटेरियल चेंज हुआ है ना टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी बातें क्लियर है। अब अपन चलते हैं सीधा हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। जब भी करंट फ्लो करता है या जब आप भी फ्लो करते हो, मतलब आप भी चलते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप हीट रिलीज करते हो, ठीक है। बिल्कुल करंट के साथ भी ऐसा ही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या इसको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग, जूल्स हीटिंग, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ है। क्या बोला गया है इसके अंदर, क्या बोला गया है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ resistance it becomes hot, ठीक है। जब भी करंट फ्लो करता है किसी रेजिस्टेंस से इट बिकम्स हॉट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट, कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट। हो क्या रहा है, कोई भी रेजिस्टर है, उससे अगर आपका जो करंट है वो फ्लो करता है तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, तो उस गर्म होने के इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस ऐसा है, रेजिस्टेंस को ऐसे बनाते हैं ना अपन,
ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और ये आपकी बैटरी है जहाँ से करंट निकलेगा, है ना। तो करंट ऐसे निकल रहा है यहाँ से, ये आई, ये वी, ठीक है। अब आप हीट कैसे निकालोगे, ये आर है आपका, यहाँ से हीट कैसे निकालोगे, हीट क्या होता है, यहीं लिखता हूँ मैं, जो हीट है वो कैसे निकालोगे, हीट प्रोड्यूस्ड, वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल से निकालोगे। वर्क डन बाय सेल कितना होता है, चार्ज को मूव करना एक पोटेंशियल दूसरे पोटेंशियल तक, तो Q इंटू वी हुआ करता था, याद है ना, Q इंटू वी हुआ करता था वर्क डन, ठीक है। अब आपका Q क्या है, Q आपको पता है, Q होता था अपना I इंटू टी, याद है ना, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है, तो टी को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया I इंटू टी इंटू वी, ठीक है। V को खोल दो, V क्या होता है उस लो से, I R, तो यहाँ से हो जाएगा I इंटू टी इंटू आई इंटू आर, ये हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर आर टी। तो आपके पास जो हीट की वैल्यू आई, जो आपके पास जो हीट की वैल्यू आई वो कितनी आई, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। या इसको आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वी के टर्म्स में लिख दो, वी के टर्म्स में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ऐसा भी लिख सकते हो। पर मोस्ट कॉमन अपन इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू आपको हमेशा लगातार गिवन रहती है, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी ये होना चाहिए, ठीक है। ये टी टाइम है यहाँ पर, है ना, टाइम है ये, ठीक है, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका टाइम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर टी ये आपका हीट हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर आपका जो हीट है, अगर आपका मटेरियल हीट हो रहा है, इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो रो है, जो पहले कांस्टेंट रहा करता था, अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, आपका जो रो है वो भी इंक्रीज होता है, इसका मतलब है आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसका मतलब आपका जो करंट है वो डिक्रीज होगा। तो जब आपका जो करंट फ्लो करता है, जो ज़्यादा, देखो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ना यहाँ से, आई स्क्वायर आर टी है, ठीक है। अब हीट ज़्यादा कैसे हो सकती है, या तो करंट बहुत ज़्यादा हो, या फिर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, है ना, कि वो पास ही नहीं करने दे, या फिर आपने टाइम बहुत टाइम तक दिया, ठीक है। तो अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा करंट है, आई स्क्वायर है ना, करंट का भी स्क्वायर है, तो अगर बहुत ज़्यादा करंट हुआ तो क्या होगा, एकदम से आपका जो वो मटेरियल है वो हीट होने लगेगा, हीट होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो वो हीट होने लगेगा, वो गर्म होने लगेगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, उसका जो करंट है वो डिक्रीज कर जाएगा, किससे, ओम्स लॉ से, क्योंकि अपने को पता है जो क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर, तो आर जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई से, तो जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका आई कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले अपना ग्राफ आ रहा था, कैसा ग्राफ आ रहा था पहले ओम्स लॉ से, ऐसा ग्राफ आ रहा था, ये आई, ये वी, अब वो जब हीट होने लग जाएगा ना अच्छा खासा, मतलब जब आपका करंट बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, जब आपका करंट काफ़ी ज़्यादा हो गया और वो हीट करने लगे, जो क्योंकि आई स्क्वायर आता है वहाँ पर, तो हीट करने लगे, तो आपकी जो लाइन है वो चलनी तो कैसी चाहिए थी, ऐसे चलनी चाहिए थी, बट क्योंकि अपन देख पा रहे हैं कि जैसे हीट होगा वो, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट कम होगा, तो करंट यहाँ से बढ़ना चाहिए था, बट करंट क्या होने लग जाएगा, अब करंट होने लग जाएगा अब कम, तो ये इसको फॉलो नहीं करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेंडिंग हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका ओम्स लॉ है वो फेल हो गया, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो आई और वी का जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, क्योंकि एक आपकी जो वैल्यू, अगर आई जो है, आई की जो वैल्यू है क्रॉस कर जाती है किसी चीज़ को, है ना, ऐसी ऐसे ऐसी वैल्यू क्रॉस कर जाती है, जब आपका जो रेजिस्टेंस है वो हीट होने लग जाए अच्छे से, तो वहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसी पे आपकी जो लिमिटेशंस है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो यही जो आपको मैंने बताया अभी वही सब है। क्या है, पहली तो कि नॉट वैलिड फॉर लार्ज करंट, फॉर लार्ज करंट, क्यों ऐसा नहीं है, लार्ज करंट होगा तो हीट जो होती है वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होती है, तो लार्ज करंट मतलब आई ज़्यादा, आई का स्क्वायर तो और भी ज़्यादा, मतलब हीट आपकी ज़्यादा, हीट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा तो आपका जो करंट है वो कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो अपन लार्जर करंट्स के लिए जब आप ज़्यादा करंट सप्लाई कर रहे हो, जब ओम्स लॉ का अपन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और दूसरा जो उसका वैलिड रीज़न है वो ये है
कि सेमीकंडक्टर्स भी तो होते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, इसके लिए ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है, इसके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, लार्जर करंट्स के साथ ये डील नहीं कर सकता, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि सेमीकंडक्टर्स के जो ग्राफ होते हैं वो इसके साथ वैलिड नहीं है, मतलब ओम्स लॉ पे आप सेमीकंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक जो टॉपिक और इसमें बचा हुआ है वो है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो अपन देख ही रहे थे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब हीट हो रहा था ना आपका, आप ज़्यादा करंट दे रहे थे तो आपका जो हीटिंग है वो ज़्यादा हो रही थी, हीटिंग ज़्यादा इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से जो आपका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो ना किसी चीज़ का, जैसे मटेरियल है, मटेरियल के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका मतलब है जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब उनकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, तो ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा होगी, और ज़्यादा हिंड्रेंस मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो कैसे डिनोट करेंगे इसको, जैसे आप मानो कि T1 टेम्परेचर पे आपका R1 रेजिस्टेंस है, T किस में भी हो सकता है, आप केल्विन में ले लो, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो, क्योंकि जो फॉर्मूला आएगा ना उसके अंदर सब्सट्रैक्शन होगा, आप वो केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मान लो आपका जो T2 है वो भी आप इस केल्विन में ले रहे हो, है ना, तो फिर दोनों केल्विन में होने चाहिए, ठीक है, और R2 होगा उस टाइम, T2 पे R2 आपका रेजिस्टेंस है। तो R1 और R2 के बीच में रिलेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी आपका T2 माइनस T1। आपने क्या करा, आप यहाँ से यहाँ गए ना, T1 टेम्परेचर से आपने हीट करके इसको T2 पे लेकर आ गए, है ना, मतलब आपका जो T2 है वो बड़ा है किससे, T1 से, ठीक है। ये जब कंडीशन है तब आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। अब यहाँ पर वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, वो दोनों फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। अब इसकी जो इक्वेशंस हैं हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर आप टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तब आपका आर भी बढ़ता है। तो मतलब पिछली बार अपन ने T1 से T2 गए थे, है ना, मतलब T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो आपका जो आर आना चाहिए मेटल के लिए जो होना चाहिए वो R2 इज़ ग्रेटर देन R1 होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है, क्योंकि मेटल्स है, टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होना चाहिए, मतलब R2, मतलब जो आपका R2 है वो बड़ा होना चाहिए किससे, R1 से, ठीक है। अब यहाँ से भी इक्वेशन निकाल सकते हो, इक्वेशन कैसे निकालोगे, आपके पास थी R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R1, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आप लिख सकते हो R2 अपॉन R1 माइनस 1 इक्वल्स टू एल्फा डेल्टा टी। यहाँ से आप लिख सकते हो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी इस इक्वल्स टू एल्फा आ जाएगा आपका। ये इक्वेशन अल्फा क्या आ गई। अब देखो मेटल्स के केस में क्या होगा ना, मेटल्स के केस में आपको भी पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज। तो अगर डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1 है, तो T2 बड़ा है ऑब्वियसली T1 से, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही है। R2 माइनस R1 भी क्या है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, किसके लिए, मेटल्स के लिए, किसके लिए, मेटल्स के लिए, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, इसका मतलब है R2 इज ग्रेटर देन R1, तो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो R2 माइनस R1 इज पॉजिटिव, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा होता है मेटल्स के लिए वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा अभी ये बात समझ में आ गई, जो अपन अल्फा लिख रहे हैं वो अल्फा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ये है आपका अल्फा। अच्छा अल्फा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। अब सेमीकंडक्टर्स की बात करें अपन, किसकी, सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में अगर आप थोड़ा सा हीट कर दो उसको तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मतलब अगर आप T1 से हीट करके इसको T2 पे ले गए सेमीकंडक्टर को, तो उसका जो R होगा
वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है आपने T2 तो आपका बढ़ा ही है अभी भी T1 से, मतलब जो डेल्टा T है वो अभी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि T2 माइनस T1 पॉजिटिव, पर जो आपका R है वो डिक्रीज हो गया। इसका मतलब जो आपका R2 आएगा वो R1 से कम आएगा इस बार, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का केस है। तो आपका जो R2 माइनस R1 होगा वो होगा नेगेटिव। तो आपकी जो ये वैल्यू आई, ये वाली, ये होती है नेगेटिव और ये हो गई आपकी पॉजिटिव। तो आपका जो टोटल वैल्यू आई इसकी वो आ गई नेगेटिव, नेगेटिव वन पॉजिटिव। तो इस केस में आपका जो अल्फ़ा आया, जो आपका अल्फ़ा आया इस केस के अंदर वो क्या आया, नेगेटिव आया। तो आप इस सीधा ये बोल सकते हो कि मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस के अंदर आपका जो अल्फ़ा होता है वो पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर्स के केस के अंदर आपका जो अल्फ़ा होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, किसी चीज़ के लिए भी निकालना हो, डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 है R2 के लिए, T1 है R1 के लिए। अल्फ़ा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बातें क्लियर हो गई। अब अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो में आपको आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किरचॉफ्स लॉ के जो दोनों लॉ हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं।